Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, भटकने की बात बिल्कुल भी नहीं बनती। सो आज हम क्या करने वाले हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है, हम चैप्टर 5 का माइंड मैप करने वाले हैं। चैप्टर 5 का नाम क्या है हमारा? वाटर के बारे में। इससे पहले हमने एयर के बारे में पढ़ा था, एटमॉस्फेयर की लेयर्स, एयर प्रेशर क्या होता है, मॉइस्चर क्या होता है, रेनफॉल, क्लाइमेट, वेदर, सारी चीजें हमने कवर करी थी। नाउ इट्स टाइम फॉर वाटर के बारे में पढ़ेंगे। वाटर सर्कुलेशन क्या होता है, ओशन सर्कुलेशन क्या होता है, वेव्स, टाइड्स, करेंट्स, ये सारी चीजें और भी बहुत सी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वाटर रिलेटेड। जो किनसे रिलेटेड रहेगी? वाटर रिलेटेड रहेगी ऑब्वियसली। जैसे वाटर साइकिल तो सबसे ही पहला इंपॉर्टेंट। तो पहले आप क्या कर दीजिए, जल्दी जल्दी से लाइक शेयर कर दो। ठीक है, जल्दी जल्दी से क्या कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए। फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको चैप्टर का नाम दिख रहा है वाटर, तो हम किससे रिलेटेड काम करेंगे भाई? वाटर रिलेटेड ही काम करेंगे। वाटर रिलेटेड काम नहीं, मतलब वाटर से रिलेटेड ही चीजें पढ़ेंगे। व्हाट इज वाटर साइकिल? भाई वाटर साइकिल होती क्या है? साइकिल आपको पता है, जो ऐसे ऐसे चलती जाती है, ऐसे ऐसे चलती जाती है, बस चली रही साइकिल, ये चीज की साइकिल हो जाती है। ऐसे ही वाटर की साइकिल देखो क्या हो जाता है ना, हम क्या करते हैं, जैसे ये जमीनों में पानी है, फॉर एग्जाम्पल ये कोई नदी है, मैंने ड्रॉ कर ली यहाँ पे। ठीक है, ये क्या है? ये नदी है। अब इसकी जो ड्रॉपलेट्स हैं, ऊपर आपका क्या है? आसमान है, सफेद सफेद आसमान ऐसे बना लेते हैं, है ना। ऊपर क्या है? सफेद सफेद, ये आपका आसमान है या बादल, जो भी इसे मानना है। अब क्या होगा, ये सन है, सन भी बना लेते हैं, बिल्कुल पिक्टोरियल फॉर्म में चीजें हो जाती है तो बढ़िया रहेगा, है ना। यहां से हमने सन बना लिया, ऐसे ऐसे सन ऐसे ही बनता है ना, हंसता हुआ सन बना लेते हैं। अब क्या हो रहा है, सन क्या करता है भाई, जो वाटर है उसको क्या करता है? खींचता है, मतलब पानी सूखता है सन की रोशनी, जैसे आप कपड़े सुखाते हो या पानी जो पड़ा रहता है सूख जाता है, यानी भाप बन के पानी क्या हो जाता है? भाप बन के उड़ने लग जाता है। तो भाप जैसी कैसे दिखेगी? इस तरीके की कुछ ऐसे दिखेगा ना, जैसे जैसे जा रहा होगा, ऊपर की तरफ जा रहा होगा। ये भाप बन के ऐसे समझ जाओ ऊपर की तरफ जा रहे हो। बारिश नहीं हो रही है, ये ऊपर की तरफ जा रही है। क्या बन रहा है? वाटर वेपर के फॉर्म में ऊपर जा रहा है। अब फॉर एग्जांपल एक क्लाउड है, अब ये क्लाउड हो गया हैवी, है ना। ये क्लाउड क्या हो जाएगा? हैवी हो जाएगा। ये बादल क्या हो जाएगा? बादल बन, मतलब ये जो है ड्रॉपलेट्स मिलके क्या बना देंगे? क्लाउड बना देंगे। अब क्लाउड क्या बोलेगा, जब बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है, पहले तो ठंडा हो जाएगा, जो पानी वेपर के फॉर्म में ऊपर गया, बादलों में जाके बादल बनता जाएगा आसमान में जाके। अब ये बादल क्या हो जाते हैं? ठंडे हो जाते हैं ना, कंडेंस होता है, ठंडा होता है, कंडेंसेशन की प्रोसेस जिसे बोलते हैं। ये इतने हैवी हो जाते हैं कि होल्ड नहीं कर पाते, और फिर क्या होते हैं? वाटर के फॉर्म में, हम कह सकते हैं बारिश के फॉर्म में नीचे गिरते हैं। अभी कैसे फॉर्म में गिरेंगे? बारिश के फॉर्म में वापस जमीनों पे आएगा ये पानी, तालाबों में ऐसे। ये जैसे, ये तो आप ही समझ जाओ, ये तो पॉन्ड है। अब यहाँ पे जमीन हो सकती, कहीं भी ऐसे आएगा। तो इस तरीके से क्या चल रही है, इससे आपको क्या समझ में आ गया? अगर इससे बताती हूँ, रुको। यहाँ से चीजें शुरू हुई, यहाँ गई, वापस यहीं आ गई ना। फिर यहाँ से चीजें शुरू हुई, यहाँ गई, फिर वापस यहीं आ गई, यहाँ से चीजें शुरू हुई, वापस हुई और यहीं आ गई, है ना। तो ये क्या हो रही है? साइकिल बना रही है। ये किस फॉर्म में, अगर ये लिख दूं मैं, तो ये हो जाएगा आपका क्या? वेपर। यहाँ क्या हो जाएगा? आपका वेपर हो जाएगा। ये है आपके वाटर वेपर, यानी प्रोसेस किसकी हो रही है? इवेपोरेशन की प्रोसेस हो रही है। ये क्या है? आपके क्लाउड्स,
ये कौन सी प्रोसेस हो रही है? कंडेंसेशन। ये कौन सी प्रोसेस हो रही है? कंडेंसेशन की प्रोसेस हो रही है। यहां पे वापस नीचे आ रहा है पानी, तो ये क्या हो रहा है? रेन। रेन के फॉर्म में आ रहा है। ये पता है कौन सी प्रोसेस हो जाती है? प्रेसिपिटेशन प्रोसेस हो जाती है। इसको क्या बोलते हैं हम? प्रेसिपिटेशन। ये प्रेसिपिटेशन हो जाएगी, और ये वाटर वेपर, ये कई की प्रोसेस हो जाएगी? इवेपोरेशन की प्रोसेस। ये क्या हो जाएगी? आपकी इवेपोरेशन की प्रोसेस हो जाएगी। तो अब क्या समझ में आ रहा है? वाटर वेपर, इवेपोरेशन, यहां कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन। तो इस फॉर्म में हमारा वाटर साइकिल चल रहा है। अब अगर इसको मैं बिल्कुल ही प्लेन सिंपल वे में लिख दूं तो ऐसे समझ में आ जाएगा। तो ड्रॉ करके मैंने बता दिया है ना। मतलब ये क्या हुआ? यहां से हो रहा है आपका वाटर वेपर, वाटर वेपर है। ऊपर यहां पे प्रोसेस हो रही है, क्लाउड्स हैं, जैसे क्लाउड्स है। वापस नीचे यहां पे क्या हो जाएगा? इस साइड लिख देती वाटर वेपर। ये क्लाउड्स है, और यहां पे वापस क्या हो जाएगा आपका? रेन। ये समझ लो रेन। रेन हो सकती है, स्नो हो सकती है, स्नोफॉल हो सकता है। अब ये क्या चल रही है? साइकिल चल रही है। इसको बना देते हम साइकिल, है ना। साइकिल हो रही, हाँ भली साइकिल जैसी लग नहीं रही, थोड़ा सा ऐसा ओवल शेप हो रहा है जैसे एग होगा, है ना। लेकिन आप ही समझ जाओ साइकिल के फॉर्म में है। क्लियर हुआ? तो अब ये कौन सी प्रोसेस है? इसको क्या बोलेंगे हम? इवेपोरेशन। इवेपोरेशन हो जाएगा। यहां पे क्लाउड से बादल ठंडे हो जाएंगे, कंडेंसेशन। ये हो जाएगा आपका कंडेंसेशन। यहां पे ये कौन सी प्रोसेस हो रही है? प्रेसिपिटेशन। नीचे ही लिख देते थोड़ा सा, यहां पे रुको। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? प्रेसिपिटेशन। आ गया समझ में? तो ये क्या हो रही है? ये है हमारी वाटर साइकिल। ठीक है, आ गया समझ में? वाटर साइकिल है ये। अब रीड करते हैं। A process by which water changes its form and moves between ocean, atmosphere and land. It involves evaporation, condensation and precipitation. अब आप बोलोगे कि ये इन चीजें यहाँ पे दिख रही है कि नहीं दिख रही? यही है ना। यहाँ पे इसको भी अंदर ही लिख देते क्योंकि बार बार अजीब से ही लग रहा है। प्रेसिपिटेशन। यहां पे आपने क्या पढ़ा? मैम इसमें तो हम दूसरी चीज रीड कर रहे हैं। इसमें तो हमारी आंखों के सामने दूसरी चीज आ गई। कौन सी चीज आई भाई? यहां पे आ रहा है मूव्स बिटवीन ओशन, एटमॉस्फेयर एंड लैंड। हाँ, तो जो पानी वाटर वेपर के फॉर्म में, मतलब जो ड्रॉप्स वाटर वेपर के फॉर्म में जा रही है ऊपर, तो कहां से जा रही है? नीचे से ही जा रही है, जमीनों से। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेंगे? यहाँ पे हमें मिल जाएंगे ओशन। यहाँ पे क्या मिलेंगे? हमें ओशन मिलेगा। ओशन से पानी क्या हो रहा है? वाटर वेपर बन के आसमान में जा रहा है, ऊपर जा रहा है। और ऊपर हमें क्या मिलता है? एयर वगैरह, ये एटमॉस्फेयर। यहां पे हमें क्या मिल जाएगा? ये हमारा है एटमॉस्फेयर। यहां पे हमें क्या मिल जाएगा? एटमॉस्फेयर मिल जाएगा। क्लियर हुआ? ओशन। अब वापस जमीन में आ रहा है रेन या स्नोफॉल के फॉर्म में, तो यहां क्या हो जाएगा? लैंड। लैंड पे आ सकता है, तालाबों में, कहीं भी बारिश तो सब जगह गिरती है। तो एक तरीके से पानी की क्या हो रही है? साइकिल बन रही है। तो ये क्या हो रहा है? आपका वाटर साइकिल है। ये क्या है? वाटर साइकिल है। इसको बीच में लिख ही देती हूं। कौन सा कलर यूज करें वाटर साइकिल के लिए? चलो ब्लू ही कलर यूज कर लेते हैं। वाटर साइकिल। आ गया समझ में?
ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर एक बार और रीड करते हैं तो अब चीजें ज्यादा अच्छे समझ में आएगी। इस साइड आ जाती हूं मैं ताकि आपको वो भी दिखता रहे। यहाँ पे लिखा है ऐसी प्रोसेस जिसमें वाटर अपना फॉर्म चेंज करता है और एटमॉस्फेयर और ओशन, एटमॉस्फेयर और लैंड के बीच में मूव करता है, यानी ओशन से जमीनों में जो पानी है ना, पॉन्ड या रिवर या ओशन की फॉर्म में भाई भाप बन के, वेपर बन के, यानी इवेपोरेशन की प्रोसेस होके पहुंच रहा है एटमॉस्फेयर में, जहां पर बादल वगैरह है। ठीक है, बादल बन रहे हैं, मतलब उन ड्रॉपलेट से क्या बन रहे हैं, बादल बनते जा रहे बनते जा रहे। अब यहाँ पे बादल क्या हो जाएंगे, जो क्लाउड से ठंडे हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे, कंडेंसेशन की प्रोसेस होगी। अब क्या होगा, इतने हैवी हो जाते हैं तो बोलते भैया इतना वजन मुझसे नहीं सहते बन रहा, अब मैं तो गिरूंगा जमीन पे। अब ये क्या करते हैं, लिक्विड के फॉर्म में जमीनों में गिरते हैं, तो ये क्या हो जाती है आपकी रेनफॉल या स्नोफॉल, जिसके फॉर्म में भी गिरेंगे तो ये लैंड में आ रहा है जमीन में। तो ये किसकी प्रोसेस है, प्रेसिपिटेशन की। तो ये हो रही है आपकी वाटर साइकिल, है ना, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन इंक्लूड कर रहा है। ठीक है, इसको देखो ऐसे भी देख सकते हैं हम, जा रहा है यहाँ पे, फिर इसी के थ्रू यहाँ पे आ रहा है लैंड में, यही सब चल रहा है। पूरी प्रोसेस चल रही नहीं चल रही, पूरी चीजें चल रही कि नहीं चल रही, क्लियर हो गया। तो ये क्या हो रही है, आपकी साइकिल हो रही है। आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, अब तक नहीं लिया है तो फिर गाड़ी आगे बढ़ेंगे हमारी। ओके, अब देखो ये तो यहीं पर ही आ गई प्रोसेस, अच्छी बात है। यहां से ही शुरू करेंगे ऑब्वियसली, नीचे से। इवेपोरेशन, चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर बिकम्स बिकॉज ऑफ हीटिंग। इनका मीनिंग भी तो पता होना चाहिए कि कंडेंसेशन, इवेपोरेशन, प्रेसिपिटेशन का मीनिंग होता क्या है। वैसे तो मैंने बता दिया, लेकिन प्रॉपर फॉर्म में इसका मीनिंग क्या देखेंगे। इवेपोरेशन क्या हो जाता है, चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर। जब वाटर है किसमें चेंज होता है, वाटर वेपर में चेंज होता है बिकॉज ऑफ हीटिंग, हीट होने के कारण, गर्मी के कारण वाटर वेपर में चेंज होगा भाप के फॉर्म में, है ना। फ्रॉस्ट, ड्यू, क्लाउड्स, मिस्ट, फॉग। अब यहां पे हो जाएगा कंडेंसेशन, क्या होता है, प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर इन द एयर। जब ये जो वाटर वेपर है ना, वाटर में कन्वर्ट होती है हवा में, ऊपर ही ऊपर, है ना, तो इसे बोलते हैं कंडेंसेशन की प्रोसेस। अब क्या होगा, प्रेसिपिटेशन, ये प्रोसेस होती है जिसमें जो कंडेंस वाटर वेपर होते हैं अर्थ में गिरते हैं। किस फॉर्म में गिरेंगे, रेन के फॉर्म में, स्नो के फॉर्म में, स्लीट के फॉर्म में, हेल के फॉर्म में। क्लियर। तो ये आपकी क्या हो रही है, वाटर साइकिल हो रही है, जिसमें इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन इंक्लूडेड है। मतलब जहां से जो चीजें शुरू हो रही है वापस वहीं आ जा रही है, दैट्स इट। बस हाँ, अपना फॉर्म चेंज कर रही है। क्लियर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, इससे ज्यादा एक्स्ट्रा समझाने की कोई नीड नहीं होगी, इजी है ये। चलो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। अब वाटर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है ये हमें क्या करना है, बताना है। देखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, सैलाइन वाटर कितना मिलेगा हमें, ये डैश है ना, ये डैश है, ये मत समझना माइनस में है, ये डैश करके लिखा हुआ है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, रुको इसको एरो बना दे ताकि आपको समझ में आ जाए, पता चले आप सोचे माइनस माइनस में क्यों जा रही है चीजें। ठीक है, देखो, ओशन, ओशन और सी में यहां हमें मिलता है कैसा, सैलाइन वाटर। सैलाइन वाटर यानी, सैलाइन वाटर का मतलब क्या होता है, सॉल्टी वाटर। इसका मतलब क्या हो जाता है, सॉल्टी वाटर मिलता है हमें, है ना। तो ओशंस में, सी में हमें सॉल्टी वाटर मिलता है। और पानी का डिस्ट्रीब्यूशन देखो क्या बताया जा रहा है कि 97.3% जो वाटर है हमें मिल रहा है ओशंस में। यानी इतना सारा पानी, मतलब कितना पानी होगा कि जो पानी भी ऑब्वियसली बहुत ज्यादा परसेंटेज में, ऑलमोस्ट 3/4 है। हमारे अर्थ में वाटर कितना, ऑलमोस्ट 3/4 है। उस 3/4 में भी ऑलमोस्ट 70% अबव हम लगा ले, 75% अबव लगा ले, तो उसमें से भी जो 97.3% है वो किस में जा रहा है, ओशन में जा रहा है। बट अफसोस ये हमारे काम का नहीं है। क्यों, क्योंकि जो पानी है वो सैलाइन वाटर है, खारा पानी है ना, सॉल्टी वाटर है। क्लियर हुआ, आया समझ में। आइस कैप्स, अब आइस कैप्स में पानी मिलेगा तो 2%, ग्राउंड वाटर 0.68%, फ्रेश वाटर लेक्स 0.009%, इनलैंड सीज एंड सॉल्ट लेक्स 0.009%, एटमॉस्फेयर में मिलेगा 0.0019%, रिवर्स में मिलेगा 0.0001%, है ना। तो ये हमारा फ्रेश वाटर है। यानी फ्रेश वाटर देख रहे हो, मुश्किल से आपके 2% या 2.5% में मिल रहा है। बाकी रिमेनिंग 97.3% हमारे ओशन में है, जो कि सॉल्टी वाटर है, सैलाइन वाटर है, विच इज ऑफ नो यूज, हमारे किसी काम का नहीं है। हमारे काम का पानी सिर्फ इतने में मिल रहा है, 2.5% में, सिर्फ 2.5%, है ना। हम भले ही बोलते हैं ना कि अरे हमारे अर्थ में तो बहुत पानी है, इतना पानी, फिर हम क्यों इतना पानी को लेके चिल्ला चोट करते हैं कि पानी वेस्ट मत करो, ये मत करो, जब इतना पानी है। तो ये वाला जो पानी है, इट्स ऑफ
नो यूज, है ना। अब ये सॉल्टी वाटर होता है ना, उसमें पता है सॉल्ट कौन सा होता है हमारा, कॉमन टेबल सॉल्ट होता है इसमें। इसमें हमारा जो सॉल्ट होता है, नमक होता है, कॉमन टेबल सॉल्ट होता है। क्लियर, मतलब सोडियम क्लोराइड, मतलब NaCl। ये अभी आप नहीं समझोगे ना, मैं बता रही हूँ, केमिस्ट्री वगैरह की चीज़ें हैं, है ना। आप हायर क्लासेस में जाओगे तब आपको समझ में आएगा। यानी जो हमारा कॉमन टेबल सॉल्ट है ना, जो नॉर्मल हम खाने में खाते हैं, वो वाला नमक इसमें पाया जाता है। तो हमारे काम का नहीं, ना खेती बाड़ी के लिए, ना हमारे कंजम्पशन के लिए, ना एनिमल्स के। ठीक है, आ गया क्लियर, डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया। तो यानी हमें इतना समझ में आ गया डिस्ट्रीब्यूशन को देखे कि भैया फ्रेश वाटर वाकई में बहुत ही कम मात्रा में। और एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जानने की, आप 8th में और अच्छे समझोगे कि जो वाटर होता है ना हमारे अर्थ में, हम बोलते हैं ना पानी कम हो रहा है, पानी कम हो रहा है, तो आप सोचते हो कि कम हो रहा है तो यानी अर्थ से पानी कम हो रहा है। नो, अर्थ में जब से अर्थ है, पानी है, उतना ही पानी आज भी रहेगा और उतना ही पानी मिलियंस बिलियंस ईयर्स बाद भी रहेगा। पानी ना कम होता है हमारे अर्थ में, ना ज्यादा होता है। वो बात और है कि हम पानी को गंदा करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप ये बोलो कि ग्लास में पानी है, पानी क्या हो गया, वेस्ट हो गया। वेस्ट होना क्या होता है, दो तरीके से। वेस्ट मतलब गायब हो गया, नहीं दिख रहा, पी लिया, है ना। एक वेस्ट कैसा होता है, कुछ भी गंदगी उसमें गिर गई और वो कुछ काम के लायक बचा ही नहीं, तो एक ऐसा वेस्ट है। तो यही वाला जो गंदगी, जो हम गंदगी कर रहे हैं, तो हमारा जो साफ पानी वेस्ट हो रहा है। लेकिन अगर आप सोच रहे होंगे कि पानी कहीं अर्थ से निकल के लीक हो रहा है, बाहर गिर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पानी जितना सालों पहले था आज भी है और उतना काफी सालों बाद इतना ही हो रहने वाला है। हमेशा पानी, ना कभी अर्थ से वाटर डिक्रीज हो सकता है ना इंक्रीज हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। पता चले आप इमेजिन करते होंगे कि अर्थ में पानी आ रहा है तो ऊपर से कहीं से ऐसे कहां से आ रहा है, तो भाई इंक्रीज हो रहा है, फिर लीक हो जाता होगा, कहीं बह जाता होगा। वो जो भी बहे या लीक हो या जो भी, वो सब अर्थ के अंदर ही प्रोसेस चल रही है। हमने देखा ना, जो एटमॉस्फेयर में है या लैंड में है, ओशन से जो साइकिल चल रही है, वो पूरी हमारे अर्थ के अंदर ही चल रही है। तो यानी वो जो पानी है ना हमारा, पूरा यही अर्थ में ही घूम रहा है, ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, जितना है उतना ही है। हाँ, लेकिन हम उसे गंदा कर देते। क्लियर, आगे बढ़े। वेव्स, ओशन सर्कुलेशन। अब ओशन सर्कुलेशन 3 टाइप के होते हैं, मतलब हमारा ओशन जो है ना मूव करता है। सर्कुलेशन, या हम इसे और क्या कह सकते हैं, मूवमेंट्स। इसे सर्कुलेशन या हम मूवमेंट्स कह सकते हैं कि ओशन का मूव कैसे होता, मतलब मूवमेंट कैसे होता है, किस फॉर्म में होगा, करेंट्स, टाइड्स और वेव्स के फॉर्म में। वेव्स, अगर वेव्स क्या होता है, जब ऐसे चलती हमारी पानी, यू अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन, ये हमारी वेव्स हो जाती है। टाइड्स क्या होती है, जब दिन में 2 बार रिदमिक वे में अप एंड डाउन होती है, रिदमिक वे में, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, टाइड्स बोलते हैं। ओशन करेंट्स वो होते हैं जो सेम ही डायरेक्शन में, मतलब एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। जिस भी डायरेक्शन में जाएंगे वो एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे, सिंगल डायरेक्शन में। क्लियर, चलो अब किसके बारे में देखेंगे, वेव्स क्या होती हैं। When the water on the surface of the ocean rises and falls alternately, they are called waves. जब क्या होता है, सरफेस में जो पानी होता है, when the water on the surface of the ocean, है ना, जो ओशन सरफेस में पानी होता है वो कैसा होता है, राइज होगा, मतलब ऐसा होगा, उठेगा, गिरेगा, राइज एंड फॉल, दे आर कॉल्ड वेव्स। इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं वेव्स। इन्हें क्या बोला जाता है, वेव्स बोला जाता है। ड्यूरिंग अ स्टॉर्म द विंड्स ब्लोइंग एट वेरी हाई स्पीड फॉर्म ह्यूज वेव्स, दीज मे कॉज ट्रिमेंडस डिस्ट्रक्शन। अब जब कभी भी भवंडर या ऐसा तूफान सा आता है, स्टॉर्म मतलब तूफान, ऐसा कुछ भी आएगा, तो विंड जो है, हवा जो है, बहुत स्पीड से चलती है ना। अब हवा अपनी स्पीड से चलेगी। आपने देखा है ना, जब हवा तेज चलती तो हम गाड़ी वाड़ी चलाते तो ऐसे टेढ़ी हो जाती गाड़ी, और आप देखते होंगे पॉलिथीन वगैरह उड़ रही होती है, भाई चद्दर वगैरह उड़ जाते हैं, कभी कभी तो भाई चद्दर जो घरों के शेड लगे होते हैं वो तक उड़ जाते हैं। तो इतनी खतरनाक जब आता है ना, चक्रवात, साइक्लोन आ जाता है, स्टॉर्म आ जाता है, तूफान आ जाता है, अब विंड चलती बहुत स्पीड से। अब विंड चलती है ना, तो ये जो ओशन में वेव्स है ना, पहले तो नॉर्मल चल रही, लेकिन इनकी मदद से वेव्स बहुत तेज चलती, बहुत तेज होती है ना, बड़ी बड़ी वेव्स बनती है। मतलब अभी नॉर्मली इतनी बन रही, तो हवा के कारण और बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची क्या बन जाएगी, वेव्स बन जाएगी। These may cause tremendous destruction, और यही वेव्स क्या ला सकती, भारी तबाही ला सकती। अब आप सोचोगे मैडम ऐसे, मैम ऐसे कैसे ये जो तबाही लाएगी, अभी देखते हैं। An earthquake, a volcanic eruption और underwater landslide can shift large amount of ocean water। कई बार क्या होता है ना, जैसे ओशन के अंदर क्या हो गया,
जो है वॉल्केनिक इरप्शन हो जाए, है ना, या अंडर वाटर मतलब पानी के अंदर लैंडस्लाइड हो जाए, या वॉल्केनिक इरप्शन हो जाए, है ना, या अर्थक्वेक आ जाए, तो इसका असर ओशन वाटर पे पड़ता है और वो क्या होता है, एकदम से खिसकता है, एकदम से मूव करे। देखो अर्थक्वेक आता है तो आपने भले किसी ने फेस किया हो नहीं किया हो, मैंने तो नहीं किया रियल में, हमारे एरिया में ऐसे अर्थक्वेक प्रोन एरिया है नहीं, लेकिन जिसने किया है तो उसको पता होगा एकदम से कैसे हिलते हैं। या आपने मूवी या कार्टून्स में देखा हो, जापानीज कार्टून स्पेशली, अगर आप शिनचैन वगैरह से निंजा हथौड़ी वगैरह देखोगे तो उसमें नोटिस करा होगा आपने, है ना, एनिमेशन वगैरह अगर देखते हो तो उसमें समझ में आएगा आपको। तो थोड़े कुछ ऐसे सीन देखे होंगे आपने, है ना, कि कैसे एकदम से हिलते हैं, कि सामान गिर रहा है, कुछ हो रहा है। क्लियर हुआ? अब क्या होता है, इसके कारण एकदम से बड़ी सी वेव्स आती, मतलब जो ओशन का वाटर है, जो ओशन का पानी एकदम से शिफ्ट होता है। As a result, a huge tidal wave called tsunami that may be as high as 15 meter is formed, जिसके कारण बहुत बड़ी टाइडल वेव क्रिएट होती है, जिसको हम बोलते हैं सुनामी, है ना। वो कितनी ऊंची हो सकती, 15 मीटर तक ऊंचाई पे इतनी ऊंची हो सकती, समझ रहे हो आप, मतलब अर्थक्वेक आ जाने से, या जो है लैंडस्लाइड आ जाने से, अंडर वाटर लैंडस्लाइड आ जाने से, या वॉल्केनिक इरप्ट होने, जो वॉल्केनो इरप्ट होता है उसके कारण क्या होता है, ओशन का जो वाटर है शिफ्ट होता है, शिफ्ट होगा एकदम से, किसके का, बड़ी सी वेव्स क्रिएट होंगी और इतनी ऊंची हो सकती है, लगभग 15 मीटर ऊंचाई तक की हाई हो सकती है। The largest tsunami ever measured was 150 meter high. These waves travel at a speed of more than 700 per hour. 700 किलोमीटर पर आवर, मतलब 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। अब आप समझ रहे हो, मतलब बड़ी सुनामी जो रिकॉर्ड की गई, हम क्या बोल रहे हैं, हाई कितनी हो सकती, 15 मीटर हाई हो सकती, लेकिन यहाँ तो 150 हो गया, 10 टाइम्स ज्यादा, इतनी ऊंची। तो आप समझ रहे हो कितनी ज्यादा तबाही लाई होगी। क्लियर? एक बार 2004 में आया था ना हमारे यहाँ, हमारा जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड का जो इंदिरा पॉइंट है वो तो पूरा डूब गया था उसमें। क्लियर? आया समझ में? आगे बढ़े, किसके बारे में बात की जा रही, वेव्स के बारे में बात की जा रही, कि वेव्स क्या होता है, जब वाटर जो होता है सरफेस, ओशन सरफेस का राइज और फॉल होता है अल्टरनेटिवली, है ना, ऊपर नीचे इस तरीके से, उसको वेव्स बोलते हैं। जब भी कभी स्टॉर्म आता है, तूफान वगैरह आता है, तो विंड जो है, हवा जो है, बहुत ही हाई स्पीड से क्या होती है, चलती है ना, ह्यूज वेव्स क्रिएट करती है, और दीज में कॉज ट्रिमेंडस डिस्ट्रक्शन, जिसके कारण बहुत तबाही आ सकती है, अर्थक्वेक हो जाए, वॉल्केनिक इरप्शन हो जाए, या अंडर वाटर लैंडस्लाइड हो जाए, जिसके कारण लार्ज अमाउंट ऑफ ओशन वाटर शिफ्ट होता है, और जिसके कारण बड़ी बड़ी टाइडल वेव्स क्रिएट होती है, जिसे हम सुनामी बोलते हैं, जो क्या हो सकती, कितनी हाई हो सकती है, लगभग 15 मीटर तक हाई हो सकती है। अब लार्जेस्ट सुनामी जो आज तक रिकॉर्ड की गई है वो कितनी हाई थी, 150 मीटर। तो अब आप समझ ही सकते हो कि कितनी स्पीड से जो है वेव्स चली होंगी, 700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। आगे बढ़े, क्लियर हो गया वेव्स क्या होती हैं। चलो, सुनामी द अर्थ पैंडेमोनियम। अब एक सुनामी का केस हमने इस चैप्टर में देखा था, है ना, कि कितनी खतरनाक तरीके से सुनामी आई थी। तो थोड़ा सा उसका एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन है, ज्यादा डीप ऐसा नहीं है, बुक में तो बहुत बड़ा दिया हुआ है, जो कि चैप्टर में मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूं, यहां पे बस हम रिकॉल कर रहे हैं चीजों को, ठीक है। Tsunami or the harbor wave struck havoc in the Indian Ocean on the 26 December 2004. सुनामी या इसको हार्बर वेव्स बोलते हैं। इसको हार्बर वेव्स क्यों बोलते हैं? हार्बर मतलब बंदरगाह टाइप का। क्यों? क्योंकि जब भी सुनामी आती है ना, सबसे पहले हार्बर्स को डिस्ट्रॉय करती है। समुद्र वगैरह में जो हार्बर लगे रहते हैं ना, लगा के रखते हैं, है ना, तो उनको सबसे पहले डिस्ट्रॉय करती, तो इनको क्या बोल दिया गया भाई, हार्बर। और सुनामी क्या है, जापानीज वर्ड है, हमें पता है। Struck havoc in the Indian Ocean on the 26 December 2004. इंडियन ओशन में, हमारे हिंद महासागर में एक बार बहुत ज्यादा मतलब तबाही ले आया था। कब? 26 दिसंबर 2004 की बात है। The wave was the result of the earthquake that had its epicenter close to the western boundary of the Sumatra. The magnitude of the earthquake was 9.0 on the Richter scale. अब आप ऑलरेडी थर्ड चैप्टर में पढ़ चुके हो ना, रिचर स्केल क्या होती है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, एपिसेंटर क्या होता है, डू यू रिमेंबर और नॉट? अगर ये याद नहीं आ रहा होगा तो फिर तो क्या ही बोलने, है ना। मैं बताऊं यहाँ पे, चलो इसको देख लेते हैं। देखो अर्थक्वेक कैसे आता है, जैसे इस पॉइंट से अर्थक्वेक आना शुरू होता है, ये वाला पॉइंट है, इसको क्या बोलते हैं, जिस पॉइंट से अर्थक्वेक की शुरुआत होती है, इट कॉल्ड फोकस। उसको हम क्या बोलते हैं, फोकस। फोकस के जस्ट ऊपर एक पॉइंट होता है, जिस पॉइंट के ऊपर से वाइब्रेशंस ट्रेवल करना शुरू करती हैं, है ना, वाइब्रेशन ट्रेवल करती, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम, एपिसेंटर। इसको बोलते हैं एपिसेंटर। अब एपिसेंटर से क्या होता है, वाइब्रेशन से ट्रेवल करेंगी।
है ना, मतलब यहाँ पे अर्थक्वेक आएगा तो जो एपिसेंटर के पास का इलाका होगा ना वहां पे बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगा, जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे तो वहां पे उसका जो असर है थोड़ा कम रहेगा। अब यहाँ पे एक और बात लिखी है कि एपिसेंटर के पास, है ना, वेस्टर्न बाउंड्री जो सुमात्रा में यहाँ पे आया था, मतलब अर्थक्वेक आया था। ठीक है भाई, मैग्नीट्यूड कितना देखा गया अर्थक्वेक का? रिचर स्केल पे, रिचर स्केल पे हम क्या नापते हैं? मैग्नीट्यूड नापते हैं। ठीक है, क्लियर। मशीन कौन सी यूज करते हैं? मशीन का नाम बताना। अच्छा, अब यहाँ पे अर्थक्वेक कितने मैग्नीट्यूड का आया था? 9.0। इफ यू रिमेंबर हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था, है ना, जब हम एंडोजेनिक फोर्सेस पढ़ रहे थे कि 2.0 मैग्नीट्यूड का जब अर्थक्वेक आता है तो बस हल्का सा हमें फील होता है कि जैसे मैं खड़ी हूं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, अचानक से वैसे इस एरिया में आते ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं, लेकिन जस्ट आपको समझाने के लिए कि अर्थक्वेक आ गया तो मैं ऐसे हिल जाऊंगी थोड़ी सी। अगर 5.0 का आएगा तो कुछ चीजें एक आध गिर जाएंगी, और अगर 7.0 का आ जाए तो वाह जी वाह, क्या ही कहना, बिल्कुल तबाही। तो अब आप देख लो यहाँ पे तो 9.0 की बात हो रही है, ना कि 6.0, 7.0, 8.0, सीधे 9.0। तो कितना ज्यादा बर्बादी लाई होगी। Tsunami traveled at the speed of about 800 km per hour, comparable to speed of commercial aircraft, and completely washed away some of the islands in the Indian Ocean. अब हमने अभी लास्ट में पढ़ा था कि 150 मीटर तक सबसे हाईएस्ट सुनामी जो वेव्स से रिकॉर्ड की गई है, उनमें से वो कितनी स्पीड से गई थी वो वेव्स? 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। अब यहाँ पे तो 100 किलोमीटर और बढ़ गया, यानी 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सुनामी ने ट्रेवल करा, यानी जो वेव्स है, टाइडल वेव्स ने ट्रेवल करा। तो अब आप खुद ही सोच लो 800 किलोमीटर पर आवर कितनी स्पीड होगी, जो जो भी आ रहा होगा सब तबाह हो जा रहा होगा। हमने चैप्टर में देखा था ना, इमेज बनी हुई थी, पूरा सब कुछ डूबा हुआ था। ऑब्वियसली सुनामी आती है तो जो कोस्टल एरियाज होते, तटीय क्षेत्र होते, वहां पे तो पहले ही असर पड़ेगा, क्योंकि समुद्रों के किनारे वाले एरिया है भाई, है ना। जैसे नदियों के आसपास वाले जो घर रहेंगे तो नदियों में अगर बाढ़ आती है तो आसपास के इलाके डूबते हैं। तो ऐसे ही सुनामी आई तो क्या हो गया, लगभग जो आइलैंड था इंडियन ओशन, मतलब पूरा बह ही गया, ये समझ लो। The Indira Point in the Andaman and Nicobar Islands that mark the southernmost point of India got completely submerged। मतलब आप ये देखो कि एपिसेंटर कहाँ था इसका? सुमात्रा की बाउंड्री के पास, लेकिन असर हमारे इंडियन ओशन या हमारे यहाँ भी देखने को हमें मिलता है और मिला था। तो क्या बोला जा रहा है? अंडमान निकोबार का इंदिरा पॉइंट था, आइलैंड है ना अंडमान निकोबार हमारा, तो उसका क्या बोला जा रहा है? इसका सदर्न मोस्ट पॉइंट जो था वो पूरा ही डूब गया था। सदर्न मोस्ट पॉइंट, नीचे का जो हिस्सा था साउथ, यानी नीचे का पार्ट पूरा डूब गया था। क्लियर हुआ? तो वेव्स इतनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है, ठीक है, किसके कारण क्रिएट होती? अर्थक्वेक के कारण, ठीक है, या अर्थक्वेक हो सकता है, वॉल्केनिक इरप्शन हो जाए, या मतलब अंडर वाटर लैंडस्लाइड हो जाए, समुद्रों के अंदर या ओशंस के अंदर अगर भूस्खलन हो जाए, लैंडस्लाइड, जमीन थोड़ा खिसक जाना। आगे बढ़े, ओके। व्हाट आर टाइड्स? टाइड्स क्या होती हैं? राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस अ डे, है ना। जब ओशन वाटर राइज फॉल होता है दिन में 2 बार। देखो कितना अच्छा है, मतलब ये है पुख्ता बिल्कुल सबूत, कंफर्म कि 2 बार होना चाहिए, तभी हम टाइड्स बोलेंगे, है ना। तो जब राइज और फॉल होता है ओशन वाटर का, जो है महासागरों के पानी का, लगभग कितना, दिन में 2 बार, उसे हम क्या बोलते हैं? टाइड्स। caused by the gravitational pull of the sun and the moon on the earth surface। अब ये हो कैसे रही है, ये टाइड्स बन आ कैसे रही? देखो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है? गुरुत्वाकर्षण फोर्स जिसको बोलते हैं, है ना, गुरुत्वाकर्षण बल। अब अगर मैं ये पेन फेंकूंगी, मतलब स्टाइलर फेंकूंगी नीचे, तो मतलब ऐसे बस ड्रॉप कर दिया तो ना उड़ के इधर जाएगा ना ऊपर जाएगा, सीधे नीचे ही गिरेगा। या अगर मैं कूद गई यहाँ पे तो आपको मैं ऊपर या इधर उधर जाते हुए तो दिखूंगी नहीं, नीचे ही दिखूंगी, नीचे ही गिर जाऊंगी, है ना। आप छत से कूदोगे, कूदना मत, लेकिन नीचे ही जाओगे ना। तो ये क्या है? यानी ग्रेविटेशनल फोर्स है जो हमें नीचे खींचती है। हम क्यों इधर उधर नहीं जा पाते? हमें बिल्कुल नीचे ही क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब क्या होता है, जो अर्थ सरफेस को ये जो हमारा सन है और मून है ग्रेविटेशनल पुल करता है ना। सुनी होगी, कभी वर्कआउट करा होगा, पुश पुल होती, तो खींचने वाली जो होती है ना, पुल करना यानी खींचना, है ना। तो पुल करता है यानी खींचता है, तो ये क्या हो जाता है हमारा, इसी कारण से हमारी टाइड्स क्रिएट होती है। फिर टाइप्स क्या होते हैं टाइड्स के? नीप टाइड्स एंड स्प्रिंग टाइड्स होते हैं, ठीक है। चलो अब इसको और समझते हैं कि आगे इनका मीनिंग क्या है, आगे बढ़ते हैं। स्प्रिंग टाइड, हमने ये समझ लिया कि सन और मून खींचते हैं, ग्रेविटेशनल पुल करते हैं ना अपनी तरफ, तो इसलिए टाइड्स क्रिएट होती है। अब कोई खींचेगा तो ऐसे होंगे, कोई खींचेगा तो ऐसे होंगे ना।
During the full moon and new moon days, the sun, the moon and the earth are in the same line and the tides are highest. These tides are called spring tides. जब फुल मून डे, पूर्णिमा जब बोलते हैं, पूरा चांद हमें दिखता है, पूरा चांद हमें दिखेगा, है ना, और न्यू मून डेज यानी जिस दिन नया चांद या पूरा चांद दिखेगा, उस दिन क्या होता है, सन, मून और अर्थ क्या होते हैं, सेम लाइन में दिखेंगे, सेम लाइन में है, सेम लाइन में है। फुल मून के दिन ऐसे हैं, ये सन है, ये अर्थ है, ये मून है, दिख रहा है ना, इतना तो पता चल ही रहा होगा सन मून अर्थ कौन सा है, कि ये भी लिखना पड़ेगा, लिख ही देती हूँ भाई। ये सन है, ये हमारा अर्थ है, ये हमारा मून है ना। अब क्या हो रहा है, चाहे यहां देखिए चाहे यहां देखिए, हमें क्या दिख रहा है, सेम लाइन में भैया, ना ऊपर ना नीचे, बिल्कुल एक ही लाइन में जा रहे हैं। ये लोग क्या करते हैं, खींचते हैं, है ना, सेम लाइन में होते हैं, है ना, और ये लोग क्या करते हैं, पुल करते हैं, खींचते हैं। These tides are called spring tides। और इस टाइम पे जो टाइड्स हैं वो बहुत ज्यादा तरंगे हैं, हाई होती है ना, और ये टाइड कैसी रहती है, हाईएस्ट रहती है, तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, स्प्रिंग टाइड्स कहा जाता है। तो स्प्रिंग टाइड्स कब होती हैं, जब ये होता है कि अर्थ, सन और मून एक ही लाइन में हो, तब जाके हमारी क्या क्रिएट होती है, स्प्रिंग टाइड्स। कब होती है ये, न्यू मून और फुल मून डेज में। क्लियर, चलो। नीप टाइड क्या होती है, व्हेन द मून इज इन फर्स्ट एंड last quarter, the ocean water get drawn in diagonally opposite directions by the gravitational pull of sun and moon, resulting in low tides. These tides are called neap tides. जब मून अपने फर्स्ट और लास्ट क्वार्टर में रहता है, अब आपने देखा है ना, चांद कभी ऐसा तो कभी ऐसा दिखता है, कभी ऐसा दिखेगा, है ना, कभी बिल्कुल ही ऐसा दिखेगा, कभी बिल्कुल ऐसा दिखेगा, आधा अलग अलग आप देखते हो, पूरा बनते हुए चांद को फिर गायब, अमावस्या की रात आ जाती है, तो ये देखा है आपने। तो जब क्या होता है, ओशन मतलब मून अपने फर्स्ट और लास्ट क्वार्टर में होता है, ओशन का जो पानी होता है, वाटर होता है, तो डायगोनली अपोजिट डायरेक्शन में जो ग्रेविटेशनल पुल कौन लगा रहा होता है, सन और मून लगा रहा होता है, तो उसके कारण वो लो हो जाती है। टाइड्स कैसे क्रिएट होती है, लो। अब आप देख रहे हो यहाँ पे सेम लाइन में नहीं है, यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टर में नीचे आपको मून दिख रहा है, यहाँ पे आपका लास्ट क्वार्टर में ऊपर मून दिख रहा है, यानी एक तरफ से ये खींच रहा है, एक तरफ से ये पुल कर रहा होगा, यहाँ से ये लगा है, मतलब ये समझ लो कि कोई आपको यहाँ से भी खींच रहा है, कोई आपको वहां से भी खींच रहा है, ऊपर से भी नीचे से भी, तो क्या होती है, टाइड्स लो हो जाती हैं। अब एक ही लाइन में है, अभी तो एक लाइन में थे तो बहुत हाई हो रही थी, क्योंकि एक ही तरफ से खींच रहा है कोई, है ना। अब यहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है, यहाँ पे कोई ऊपर से कोई यहाँ से, तो क्या हो रहा था, टाइड्स कैसी रहती है, लो रहती है। ठीक है, टाइड्स क्या रहती है, लो रहती है, डायगोनली ऐसे होती है ना, डायगोनल अपोजिट होती है, तो इसे क्या बोलते हैं, नीप टाइड्स बोलते हैं। क्लियर हुआ, नीप टाइड्स कब होती है, जब मून अपने फर्स्ट और लास्ट क्वार्टर में होता है। और हाई टाइड्स कब क्रिएट होती है, जिसको स्प्रिंग टाइड्स, सॉरी हाई टाइड्स नहीं, स्प्रिंग टाइड्स बोलते हैं, तो वो कब होती है, जब न्यू मून फुल मून डेज होता है। क्लियर, चलो। हाई टाइड्स, अब क्या बताया जा रहा है हाई टाइड्स के बारे में, The water of the earth closer to the moon gets pulled under the influence of the moon's gravitational force and causes high tide। High tide कब होता है, जो वाटर होता है अर्थ में मून के पास हो जाता है ना, जैसे अर्थ है, मैं अर्थ हूँ, अब मेरे इस पोर्शन में इस साइड समझ लो वाटर है, मतलब ये पानी है, जो मेरे मतलब अंदर पानी है, जो भी अर्थ के अंदर, तो मून है इस तरफ, मून क्या करेगा, खींचेगा मेरे पानी को, मतलब अर्थ को खींचता है, पुल करता है, ग्रेविटेशनल पुल, गुरुत्वाकर्षण खिंचाव करता है कि भाई मैं खींच रहा हूं तुम्हें, खींचता है, तो इसके कारण क्या होती है, बड़ी बड़ी टाइड्स क्रिएट होती है, हाई टाइड, हाई तरंगे होती हैं। हाई टाइड्स हेल्प इन नेविगेशन, हाई टाइड्स किसमें मददगार होती है, नेविगेशन के लिए बड़ी मतलब बहुत सही रहता है। दे रेज द वाटर लेवल क्लोज टू द शोर्स, दिस हेल्प्स द शिप टू अराइव एट द हार्बर मोर इजीली। अब सही बात है ना, जितनी ऊंची टाइड रहेगी तो शिप जल्दी आसानी से, मतलब जितनी स्लो रहेगी तो धीरे धीरे आप पहुंच रहे हो, हाई रहेगी तो जल्दी आप पहुंच सकते हो, बंदरगाहों पे, किनारों पे, आराम से समुद्रों के किनारों पे, ओशन के किनारों पे पहुंच पाओगे हाई टाइड के कारण। द हाई टाइड्स ऑल्सो हेल्प इन फिशिंग, भाई हाई टाइड्स क्या करती है, फिशिंग में भी हेल्पफुल होती है ना। हाई टाइड रहेगी तो मछलियां खूब उचकते उचकते आपको ऐसे दिखेगी, तो कैच करने में जो फिशरमैन होगा उसके लिए आसानी होगा। Many more fish come closer to the shore during the high tide। बहुत सी जो फिश है किसके पास आ जाती है, शोर के पास आ जाती है जब हाई टाइड रहती है, किनारों में। This enables fishermen to get a plentiful catch. The rise and fall of water due to tides is being used to generate electricity in some places। अब जब क्या बोला जा रहा है, टाइड्स हाई रहती है तो उसके फायदे बताए जा रहे हैं। फायदे क्या है, नेविगेशन में आसानी है, आसानी से आप हार्बर तक पहुंच पाते हो। हाई टाइड होती है तो फिशिंग के लिए आसानी रहती है ना, ज्यादा से ज्यादा फिश किनारों तक आपको मिल पाती है, और जो फिशरमैन है आराम से उसे कैच कर पाता है। और ये किस काम आती है, जब राइज और फॉल होता है वाटर का टाइड्स के कारण, तो ये क्या जनरेट करती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है कुछ कुछ प्लेसेस में। क्लियर,
कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है। यानी फायदे हैं हाई टाइड के। हाई टाइड समझ में आ गया। हाई टाइड कब होता है? जब मून अर्थ के वाटर को, या अर्थ को हम क्या बोल रहे हैं, जो अर्थ का वाटर मून के पास कब आता है? जब मून अर्थ को खींचता है। चलो ये हो गए हमारे टाइड्स। क्लियर? आगे बढ़े। स्क्रीनशॉट लेना भाई, स्क्रीनशॉट ले लो। व्हाट आर करेंट्स? अब करेंट्स क्या होते हैं? तरंग, जिन्हें क्या बोलते हैं? धाराएं, है ना। ओशन करेंट्स आर स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली। ओशन करेंट्स क्या होती हैं? वो धाराएं होती हैं वाटर की जो कॉन्स्टेंटली ओशन सरफेस में एक ही डायरेक्शन में, एक डिफाइनेट मतलब निश्चित एक उनकी दिशा है, डायरेक्शन है, उसी डायरेक्शन में बहती रहती हैं। द ओशन करेंट्स में भी वार्म और कोल्ड। ओशन करेंट्स कैसी हो सकती है? वार्म भी हो सकती है और कोल्ड भी हो सकती है। गर्म जल धाराएं भी हो सकती है और ठंडी जल धाराएं भी हो सकती है। ठीक है, तो ओशन करेंट्स ऐसी स्ट्रीम होती हैं वाटर की जो कॉन्स्टेंटली एक ही डेफिनेट डायरेक्शन में फ्लो होती है, बहती हैं। वार्म हो सकती है, कोल्ड हो सकती है। जनरली द वार्म ओशन करेंट्स ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर एंड मूव्स टुवर्ड्स द पोल्स। द गल्फ स्ट्रीम इज अ वार्म करंट। ठीक है, अभी समझाऊंगी। द कोल्ड करेंट्स कैरी वाटर फ्रॉम पोलर और हायर लैटिट्यूड्स टू ट्रॉपिकल और लोअर लैटिट्यूड्स। द लैब्राडोर ओशन करंट इज कोल्ड करंट। अब आप बोलोगे मैम ये थोड़ा सा समझ में नहीं आया, क्या आप समझाएंगी? तो जरा मैं जगह देख लूँ कहीं मुझे मिल जाए। चलो यहाँ पे जगह मिल गई, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ इस जगह पे, है ना। ओके ठीक है, इसके बाद तो एंडिंग है। चलो कोई नहीं, कोई बात नहीं, मैं बना लेती हूँ अभी। दोनों करंट मैं समझाऊंगी, पहले वार्म और उसके बाद कोल्ड। ये है आपकी वार्म करंट, ये आपकी वार्म करंट है। इस तरफ मैं समझा देती हूँ आपको कोल्ड करंट। ठीक है, ये वार्म करंट है और इस तरफ क्या देखेंगे हम? कोल्ड करंट देखेंगे। यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, हमें बस ऐसे समझना है उसको फटाक से। वार्म करंट और कोल्ड करंट, तो पहले वार्म देखेंगे, इसको बाद में रीड करेंगे। जो पीछे है ना, मैं क्योंकि पीछे स्पेस नहीं इसलिए यहाँ बना रही हूँ, फिर रीड करेंगे। सबसे पहले तो जरूरी है क्या बनाना? इक्वेटर बनाना जरूरी है। तो हम क्या ड्रॉ करेंगे? इक्वेटर ड्रॉ करेंगे। यहाँ इक्वेटर ड्रॉ करा। अब ये मत देखना हम आड़ा टेढ़ा हो रहा है इक्वेटर, जस्ट रेफरेंस लो, समझो। ये आपका क्या है? 0 डिग्री इक्वेटर। ठीक है, ये क्या है आपका? 0 डिग्री इक्वेटर। ठीक है, पोल्स भी देख लेते हैं। ये आपका हो जाएगा नॉर्थ पोल। ठीक है, इसको ऊपर ही लिख देते हैं, एन लिख देते हैं यहाँ पे। ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है, ये आपका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ठीक है, क्लियर हो रहा है? अभी हम समझ रहे हैं वार्म करंट। वार्म करंट में क्या लिखा हुआ था कि वार्म करंट वो होती है जो इक्वेटर के पास से ओरिजिनेट होती है और पोल्स की ओर जाती हैं। एंड वी हैव 2 पोल्स, है ना, हमारे पास 2 पोल्स हैं। क्या है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी नॉर्थ पोल वहां पे है और सदर्न हेमिस्फीयर में हमारे पास साउथ पोल है। तो दोनों पोल्स पर फोकस करना है। इक्वेटर तो हमारे पास एक है क्योंकि इक्वेटर ने हमारे अर्थ को इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया हुआ है। अब यहाँ पे बात हो रही वार्म करंट्स की, तो रेड कलर से थोड़ा बना लेती हूँ मैं, इसको समझ में आएगा। यानी क्या कहा जा रहा है? जो इक्वेटर के पास से जनरेट होने वाली जलधाराएं होती हैं वो कैसी होती हैं? गर्म होती है। यानी यहां से जो ऐसे जनरेट होके जा रही है, ये क्या हो जाएंगी? आपकी वार्म करंट। अब आप बोलोगे मैम ठीक है, हमें क्या रटना है क्या?
कि भाई इक्वेटर से जो इस तरफ जा रही है, लॉजिक क्या है इसके पीछे का, क्योंकि लॉजिक पता होना चाहिए। बिल्कुल बताएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सूरज बना देंगे। चलो यहाँ पे सूर्य बना देते हैं, सन बना देते हैं। सन बना दिया आपने। सन की डायरेक्ट रेज आपको यहाँ पे दिख रही है। इक्वेटर वाले इलाके में, इक्वेटर वाले एरिया में सन की क्या पड़ती है, डायरेक्ट रेज पड़ती है ना। यहाँ पर तिरछी तिरछी हो जाती है पोल्स की तरफ। जब आपने 6th क्लास में जोन्स पढ़े होंगे, हीट जोन्स पढ़े होंगे, तो आपको अच्छे से पता होगा ये वाला एरिया जो इक्वेटर के पास वाला होता है वो हमारा टॉरिड जोन होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक का, है ना। तो यहाँ पे डायरेक्ट सन रेज पड़ती है तो ये हॉट होता है, गर्म होता है। अब गर्म होता है तो ऑब्वियसली गर्म जगह से निकलने वाली जलधाराएं गर्म ही तो होंगी, तो इसीलिए ये वार्म करेंट्स होती हैं। क्लियर हो गया। जैसे इसका एग्जांपल है गल्फ स्ट्रीम। अब हमने ये भी पढ़ा था कि ये जो करेंट्स होती है हमेशा एक ही डायरेक्शन में बहती हैं, ये भी ध्यान रखना जरूरी है। तो क्या एक ही डायरेक्शन में बह रही है? जी हाँ, बिल्कुल। क्या आपको आड़ी तिरछी जाते हुए दिख रही है? क्या आपको यही दिख रही है कि भाई इक्वेटर से ओरिजिनेट होकर पोल्स की तरफ जा रही है? नाउ कम टू द कोल्ड करेंट्स, जस्ट ऑपोजिट हम लेंगे। कोल्ड करेंट्स यानी ठंडी जगहों से निकलने वाली जलधाराएं, करेंट्स, है ना। ठंडी जगह, ठंडा कहां पड़ेगा? फ्रिजिड जोन, जहां हमारा पोल्स के पास का एरिया यानी हायर लैटिट्यूड के पास का एरिया। फिर से क्या सन ड्रॉ करें? बिल्कुल कर लेते हैं। ठीक है, यहां पे आप क्या देखते हो, सन की रेस तिरछी पड़ रही है, तिरछी पड़ रही है यानी मुश्किल से पड़ रही है। यानी इलाके कैसे रहेंगे जब सन की रेज ही मुश्किल से पहुंच रही है? ठंडे इलाके रहेंगे, है ना, बिल्कुल फ्रिजिड जोन रहेगा। अब यहां से जो निकलने वाली जलधारा होती है, इसको ब्लू कलर से बना लेते हैं। ये देखो, ये हमारी क्या हो जाती, कोल्ड करंट्स हो जाती हैं, क्योंकि जब ठंडी जगह से निकलेंगी तो कोल्ड ही रहेंगी। आया समझ में? तो पीछे हमें यही बताया गया है, पीछे हमें यहाँ पे यही समझाया गया है। इसको यहीं पे रीड कर लेते हैं, इसको हटा देती हूँ, है ना। देखो फटाक से रीड करके आगे बढ़ते हैं कि जनरली द वार्म ओशन करंट ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर एंड मूव टुवर्ड्स द पोल्स, द गल्फ स्ट्रीम इज अ वार्म करंट। मतलब जब कहां से जनरेट होती है? इक्वेटर के पास से जनरेट होती है और पोल्स की तरफ जाती है। यानी पोल्स, दोनों ही पोल्स, हम नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों पोल्स को लेंगे, हम ऐसा नहीं कि एक ही पोल्स को फोकस कर रहे हैं। अब यहां पे कोल्ड करंट की बात की जा रही, तो कोल्ड करंट क्या करती है? पोलर रीजन से, यानी ऊपर के चाहे नीचे की बात करें, दोनों तरफ हमारे पास पोलर रीजन है। यहां से जब वो कहां की ओर जाती है? लोअर लैटिट्यूड्स यानी ट्रॉपिकल एरियाज, दैट मींस इक्वेटर के आसपास जा रही होती है, यहां पे जा रही होती, तो ये कैसी होती है? ठंडी करंट्स होती, क्योंकि ठंडी जगहों से निकलती है। अब ठंडी क्यों है ये आपको पता है, सन की रेस डायरेक्ट पड़ रही, गर्म इलाका, यहां पे सन की रेस मुश्किल से पहुंच पा रही, यानी ठंडा इलाका। क्लियर? एग्जाम्पल क्या हो जाएगा वार्म करंट का? गल्फ स्ट्रीम, और कोल्ड करंट का जो ठंडा ठंडा कूल कूल क्यूट सा हमारा लैब्राडोर स्ट्रीम करंट, सॉरी स्ट्रीम बोल रही हूं। आ गया समझ में? आगे बढ़े। चलो अब यहां पे क्या बताया जा रहा है? द ओशन करंट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर कंडीशन ऑफ द एरिया। अब ओशन करंट जिस एरिया से जैसी जो गुजरेगी ना, अगर ठंडी जलधाराएं होगी, ठंडी करंट्स होंगी, तो वहां पर टेम्परेचर भी कैसा रहेगा? वहां पर टेम्परेचर भी ठंडा रहेगा, है ना। टेम्परेचर का जो डिग्री है वो भी क्या रहेगी? कम रहेगी। ठीक है। द एरियाज वेयर द वार्म एंड कोल्ड करंट्स मीट प्रोवाइड द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स ऑफ द वर्ल्ड। वो एरिया, अब आप सोचते होंगे ना कभी कि भाई एक तरफ ये जा रही, एक तरफ वो जा रही, तो क्या कभी ये जो करंट्स हैं कभी मिलती नहीं होंगी, मीट नहीं करती होंगी? बिल्कुल मीटिंग होती है भाई, बहनें हैं, मिलेंगी नहीं क्या कभी? अब जब भी ये मिलती हैं तो बहुत बातें करती हैं, है ना, बहुत ज्यादा बातें भी करती है, तो फॉगी एरिया क्रिएट होता है। साथ में और क्या होता है कि फिशिंग के लिए बहुत बढ़िया हो जाता है। जहां पे वार्म और कोल्ड करंट जैसी मिलती है तो फिशिंग के लिए बहुत ही अच्छा, हम कह सकते हैं, एक सिनेरियो हमारे पास बन जाता है। सीज अराउंड जापान एंड द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर सच एग्जाम्पल्स। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? जैसे समुद्र जो जापान के आसपास है या ईस्टर्न कोस्टल एरियाज में नॉर्थ अमेरिका के, यहाँ पे बहुत अच्छा हमें दोनों जलधाराओं का या ओशन करंट्स का इंट्रैक्शन देखने को मिलता है, वार्म एंड कोल्ड। The areas where a warm and cold currents meet also experience foggy weather making it difficult for navigation। अब ऐसे एरियाज जहां पर क्या होती है, वार्म एंड कोल्ड करंट मिलती है, तो वहां पे कैसा हो जाता है? फॉगी वेदर हो जाता है, धुंध उड़ जाती है। धुंध हो जाती है तो धुंध के कारण क्या हो जाता है? नेविगेशन मुश्किल हो जाता है। सही बात है ना, रास्ते में अगर धुंध आ जाएगी तो आपको गाड़ी वाड़ी चलाने में दिक्कत होगी, तो ऐसी आ जाता है ओशन में, तो नेविगेशन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है। आ गया समझ में? तो ये हमारी क्या है? करंट से। तो ध्यान से देख लो, एक इस तरफ जा रही है दूर, मतलब इक्वेटर से
दूर दूर जा रही है और ये वाली करेंट्स क्या हो रही है, इक्वेटर के पास आ रही है। एम आई क्लियर? और लाइक नहीं किया तो भाई फटाफट से लाइक कर दीजिए। चलो भाई, इसी के साथ हमारे इस चैप्टर का माइंड मैप एंड होता है। आई होप आपको मजा आया होगा, सब कुछ अच्छे से रिकॉल हुआ होगा। कुछ भी डाउट होता है या अच्छा लगता है कमेंट सेक्शन में बताइए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। ये वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन, वेबसाइट से देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे के सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज है, 100% फ्री आपको अवेलेबल रहते हैं। आप हमें प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।